Today we'll continue with the spectrum. First of all, the definition of spectrum. What is spectrum? See here, देखो जैसे आपने 9th क्लास में 10th क्लास में जूनियर क्लासेस में किया होगा, आपके पास एक स्पेक्ट्रम होता है प्रिज्म, और उस प्रिज्म में से जब हम लाइट को पास करते हैं तो क्या होता है कि लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, एंड दैट बैंड ऑफ डिफरेंट 7 कलर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्रिज्म है, ठीक, यहाँ से लाइट पास हुई और पीछे आपके पास ये एक सरफेस है, तो यहाँ पर 7 अलग अलग कलर के बैंड्स बन जाएंगे, रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट, ओके, विबग्योर। तो 7 अलग अलग कलर के जो बैंड बने हैं इन्हें बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? अ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पर हमें पहले तो स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं उन्हें डिस्कस करना है, और इसके बाद ये भी देखना है कि स्पेक्ट्रम की एटम को डिस्कवर करने में क्या रोल रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। स्पेक्ट्रम की हेल्प से एटम की स्ट्रक्चर को बहुत इजीली और बहुत ही वेल मैनर में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रम को स्टडी करना है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। ऑल्दो मेन जो हमारा फोकस रहेगा बाद में वो रहेगा कि कैसे हमने स्पेक्ट्रम का यूज करके एटम को डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन कर ली है हमने, अ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक। व्हेन अ लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म, the light divides into different bands of color, that band of color is known as spectrum। अब spectrum भी हमारे पास 2 types के होते हैं। One spectrum is known as emission spectrum, emission, and second spectrum is known as absorption, emission and absorption spectrum। अब देखो emission spectrum क्या है, जैसे मैंने भी बनाया था स्पेक्ट्रम कि आपने कहीं से भी कोई लाइट का सोर्स लिया, मे बी बल्ब, मे बी सनलाइट, और अदर सोर्स आल्सो, दैट विल इंक्लूड आल्सो द हाउ वी विल डिफाइन द एटम स्ट्रक्चर। तो कोई भी सोर्स ले सकते हैं, अभी तो सिंपल में करेंगे। पहले कोई भी आपने सोर्स लिया, यहाँ पर आपके पास लाइट का सोर्स मे बी अ बल्ब, और ये आपके पास प्रिज्म है, इसमें से लाइट को पास कर दिया और यहाँ पर कलर्स के बैंड बन गए। ये हुआ सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रम। बट अगर आप ये सोर्स ऑफ लाइट और प्रिज्म के बीच में कुछ सब्सटेंस रख दो, मींस कोई लाइक सॉल्यूशन रख दो, आप ये सॉल्यूशन रख दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन मींस मे बी ग्लूकोज का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, NaCl, कोई भी सॉल्यूशन रख दो, या फिर कोल्ड गैस। कोल्ड गैस का मतलब क्या होता है कि ऐसी गैस जिसमें पार्टिकल काफी नजदीक हो, तो वो भी थोड़ा सा एक कंडेंस फॉर्म हो जाएगी, तो आप सॉल्यूशन नहीं ले सकते। यहाँ पर सॉल्यूशन में से आपने लाइट को पास किया और फिर उसके बाद उस लाइट को आपने प्रिज्म से पास करना है। इस टाइप के जो स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाई इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन? बिकॉज जब लाइट इस सॉल्यूशन में से पास होगी, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में से जब लाइट पास होगी तो लाइट की कुछ वेवलेंथ्स को ये सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो हमने कल ही लास्ट वीडियो में किया था कि लाइट जो है वो एक ही वेवलेंथ से नहीं बनी हुई है। प्रूफ भी कैसे हो गया? क्योंकि जब आपने लाइट को प्रिज्म में से पास किया तो वो डिफरेंट कलर्स में प्रोड्यूस हो गई। अब कलर क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि वहां जो आपकी लाइट है वो अलग अलग वेवलेंथ की वेव से बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट वेव्स ऑफ हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब क्योंकि वो अलग अलग वेवलेंथ की वेव से बनी हुई हैं, इसीलिए जब आपने इसको प्रिज्म में से पास किया तो क्या हुआ, वो अलग अलग कलर में डिवाइड हो गई। इसका मतलब व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट है वो एक ही टाइप की वेव से नहीं बनी हुई है, और इसका मतलब अब जब वेव कैसे अलग होगी? जब उसकी वेवलेंथ अलग होगी। वेव अलग हम कुछ नहीं कह सकते कि वेव क्या है। वेव जो है बस वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी। अगर 2 डिफरेंट वेव्स हैं, इसका मतलब ये जरूरी है, ये मस्ट है कि उनकी अलग अलग वेवलेंथ होगी। अब इसमें से कुछ वेवलेंथ को सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा? इसका मतलब कुछ कलर एब्जॉर्ब हो गए। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम में क्या होगा, कई जगह पर मैंने व्हाइट बनाया है बट ब्लैक कलर की लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। तो मींस यहाँ पर आपके पास कलर तो आएंगे बट कलर के बीच में कुछ ब्लैक कलर की लाइन आ जाएंगी। अब वो किस जगह पर आएंगी?
वो उस जगह पर आएंगी जिस कलर को या जिस कलर की वेवलेंथ को सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि जब एब्जॉर्ब ही कर लिया है तो वो यहाँ पर अपना कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ठीक है, तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम हो गए, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। एमिशन में आपने सनलाइट या कोई भी लाइट के सोर्स को डायरेक्टली पास कर दिया है। एब्जॉर्प्शन वाले में सोर्स ऑफ लाइट और प्रिज्म के बीच में आपने एक सॉल्यूशन रखा है जिसने कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमें जो करना है, देखो इसका हमें मेन सिग्निफिकेंस है, ऑल्दो एमिशन स्पेक्ट्रम तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें करना क्या है, देखो हमें एक्चुअल में एमिशन स्पेक्ट्रम में ही एक कैटेगरी होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, वो करना है। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर ही आएगा, इसको हम एटॉमिक या फिर लाइन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, इसकी स्टडी करनी है हमें। अब ये स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और यही आपको इसी पर ही फोकस करना है। ऑल द व्हाट इज स्पेक्ट्रम, ये आपकी केमिस्ट्री का पार्ट नहीं होता है, फिजिक्स का पार्ट है। स्पेक्ट्रम क्या है, क्या काम से काम करता है, मेनली यहाँ हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम पे वर्क करना है और इसी से ही मालूम चलेगा कि कैसे एटम की स्ट्रक्चर को इसकी हेल्प से हमने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान देना, अब दोबारा से हम लोग जो हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैथोड एनोड रे, कुछ उस टाइप का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, ये लो आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसमें कोई भी गैस ले ली, ठीक, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक, और ये दो एनोड कैथोड हो गए। बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो यहाँ से क्या है, एक लाइट पास हो जाएगी। ठीक है ना, लाइट निकलेगी, पता है हमें, एक जो है लाइट निकलती है अगर आप इसको बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट दो। अब इस लाइट को अगर आप प्रिज्म में से पास कर दो, अब डायरेक्टली किया गया है इसलिए उसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, बीच में कोई भी सोर्स नहीं है जो कि वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे। अब उसके बाद पीछे आपने एक ब्लैक कलर की फोटोग्राफिक प्लेट रखी है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर अलग अलग कलर की लाइंस बन जाएंगी। जरा ध्यान देना, ये लाइंस कलरफुल बनेंगी, बाकी जो बीच का स्पेस है ये वाला, ये स्पेस, ये सारा ब्लैक कलर का ही रहेगा। मींस ब्लैक कलर की फोटोग्राफिक प्लेट होगी, उस ब्लैक कलर की प्लेट पर कुछ कलरफुल लाइंस बन जाएंगी, ये कलरफुल लाइंस बन जाएंगी और इसे हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये लाइन क्यों बनी, कैसे बनी, पहले इसको देख लेते हैं। ऑल्दो इट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये क्या हुआ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं वो भी अभी हम जहां भी एक्सप्लेन करेंगे इसकी हेल्प से समझते हैं। देखो अब ये दोबारा से हमें आना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि कलर प्रोड्यूस कैसे होता है। पहले आप समझो कि कलर कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर समझेंगे कि हम स्पेक्ट्रम में कलर कैसे आया या सनलाइट की लाइट का भी कलर कैसे आया, देखते हैं। देखो पहले समझो, जैसे आपके पास कलर कैसे प्रोड्यूस होता है, कलर कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर एक एटम है, जस्ट अभी एक एटम की बात कर रहा हूँ, कोई भी एटम है, आपने उसको एनर्जी दी। अब एनर्जी देने पर क्या होता है, ये देखो, जब एटम के पास जब बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं थी, सिंपल एटम था, उसकी एनर्जी इतनी थी, उस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की लेवल है एनर्जी लेवल, ठीक, ये लोअर लेवल है। जैसे ही आपने एटम को एनर्जी दी तो क्या होगा, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो जंप कर जाएगा और एक हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। कितना ऊपर जाएगा वो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी दी है आपने। अब इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और जो लोअर लेवल है इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो जस्ट सपोज करना है कि एक एटम के लिए हो, तो ऐसा एक एटम पॉसिबल नहीं होता है, बट अभी जस्ट समझने के लिए कि आपने किसी एटम को एनर्जी दी, तो जिस समय उसको, जब वो एनर्जी से पहले उसके जो इलेक्ट्रॉन थे किस स्टेट में थे, ग्राउंड स्टेट में, जिसे मैं कहता हूं कि ये एटम है। अब ये लो, ठीक, ये इसके एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक, आपने एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच गया, इट मींस यहाँ से यहाँ पहुंच गया। बट अब इसको क्या बोलेंगे हम, एक्साइटेड लेवल, एक्साइटेड स्टेट।
अब इस एक्साइटेड लेवल या इस एक्साइटेड स्टेट के ऊपर या हाई एनर्जी लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल नहीं है, वो वापस दोबारा आएगा। मींस ये इलेक्ट्रॉन दोबारा आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब आएगा इट विल कम इन दी फॉर्म ऑफ वेव, ये वेव की फॉर्म में आने वाला है। ठीक, अब जब ये वेव की फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, हम बात कर चुके हैं रेडिएशन क्या है, एक अब तक ये वेव हो गई, तो क्या करेगी, जब ये वेव होगी तो इसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी। ठीक, और इसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली कलर प्रोड्यूस होगा। अब अगर वो यहां से यहां गया तो कलर प्रोड्यूस होगा। मान लो किसी और एटम में एनर्जी आपने हाई लगा दी है, वो यहां तक पहुंचा, तो जब यहां से वापस आएगा तो इसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, तो कुछ और कलर प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ जाना। तो पहली बात तो समझ क्या आती है कि कलर प्रोड्यूस कैसे होता है, बहुत ही बेसिक और जरूरी कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए कि कलर प्रोड्यूस कैसे होता है। इवन जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो कलर कैसे प्रोड्यूस हुआ, आपने एनर्जी दी, हाई एनर्जी लेवल पे गया, चाहे वो एटम हो या इलेक्ट्रॉन हो, एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों ही माइक्रोस्कोपिक हैं। जब आप हीट कर रहे हो तो क्या हुआ, एक हाई एनर्जी लेवल को अचीव किया। अब उस हाई एनर्जी लेवल पर वो क्या है, अनस्टेबल है, वो नीचे जब आएगा किस फॉर्म में आएगा, वेव की फॉर्म में आएगा। एंड जब वेव होगी उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, अब देखो जो हमने यहाँ अभी बात की तो इतना सिंपल तरीका हो गया कि कैसे आपकी वेवलेंथ में इस कलर प्रोड्यूस हुए अलग अलग। अब बात यहाँ पर समझनी है कि आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर क्यों लाइन क्यों आई। मींस एक तो जैसे आपने गैस एक ही टाइप की ली, मान ले दोबारा लेता हूँ, देखो मान लो ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें आपने केवल हाइड्रोजन ही ले ली, और पहली बार देखो हाइड्रोजन के ऊपर ही हुआ था, और आपको जो क्वेश्चन आएगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर ही आएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था। इसमें आपने गैस ले ली हाइड्रोजन, तो जब आपने हाइड्रोजन गैस ली है तो एटम तो एक ही टाइप का है, चाहे उसके अंदर मिलियन मिलियन एटम्स भी हों, इतने होते भी हैं, तो भी अलग अलग कलर क्यों आया। ट्यूब भी एक है, गैस भी एक है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमने सबको सेम अप्लाई की है, तो ये अलग अलग कलर कैसे आया जरा ये समझना। देखो अलग अलग कलर का रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लो कि आपका ग्राउंड लेवल है, जब ये आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में एटम्स किसके भरे हुए हैं, गैस के, हाइड्रोजन के एटम भरे हुए हैं। ठीक, अब आप इसमें बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो पहले क्या होगा, देखो इसमें जो गैस थी वो किस फॉर्म में थी, H2 की फॉर्म में। गैस हमेशा H2 की फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन, ये टूट जाएगी इसमें, हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन में। वाई, बिकॉज आपने बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी लगाई है, बहुत हाई वोल्टेज करंट दिया है, इस करंट की वजह से हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो उसके एटम्स में टूट जाएगा, और इसके फर्दर यहीं पर रुकेगा नहीं। फिर क्या होगा, देखो ये ना आपको जैसे हमने अब तक सिखाया क्या है कि कोई भी एटम है उसके अंदर कितने शेल होंगे वो डिपेंड करता है कितने में इलेक्ट्रॉन हैं। बट रियलिटी में होता क्या है, देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोजन का एटम है, हम कहते हैं कि इसमें फर्स्ट ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। अब देखो इसके ये तो जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाए तो सेकंड लेवल, यहाँ थर्ड लेवल, इस तरीके से इसके लेवल बढ़ते रहते हैं। एक्चुअल में कोई लाइन नहीं होती किसी भी एटम के अंदर कि ये लाइन बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा। आप उसको एनर्जी दो वो अगले लेवल पहुंच जाएगा, और एनर्जी दो इट विल रीच टू द नेक्स्ट लेवल। तो एनर्जी देते जाओगे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो हुआ क्या कि जब आपने एनर्जी दी, मींस देखो पहले क्या हुआ, H2 का मॉलिक्यूल टूटा हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में कई बिलियन एटम्स होंगे, मैनी बिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर, और वो सब टूट जाएंगे हाइड्रोजन के एटम्स में। पहले मॉलिक्यूल थे वो कन्वर्ट हो गए एटम्स के अंदर। अब यहाँ रैंडमली होगा, देखो आपने जब इसको एनर्जी दी है ना, तो सभी एटम की एनर्जी एक जैसी नहीं बढ़ेगी। जरा समझना, इसको मैं कुछ ऐसे लेता हूँ, 1, अब ये सेकंड लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इस 6 तक ले लेता हूँ। ठीक, अब क्या होगा, जरा सपोज करना, इसको ऐसे लेते हैं थोड़ा सा, देखो अब
आपने इसको एनर्जी दी तो हो सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पहुंच जाए, मे बी यहां भी पहुंच जाए, मे बी यहां पहुंच जाए, मे बी यहां, मे बी यहां, कहीं भी जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी एटम्स, अगर आपने सेम एनर्जी भी दी है तो हर एटम को एक बराबर एनर्जी नहीं मिलेगी, किसी को हाई एनर्जी मिलेगी, किसी को कम एनर्जी मिलेगी। अब जरा समझना, इससे को समझना कैसे लाइन बनेगी। देखो क्या होता है, सपोज करो जितने भी इलेक्ट्रॉन, देखो कई बिलियन बिलियंस हैं, तो कुछ मिलियन यहां पहुंच गए, कुछ मिलियन यहां, कुछ मिलियन यहां, कुछ मिलियन, इस तरीके से एटम्स जो है वो अलग अलग लेवल पर पहुंच गए हैं। ठीक है, मींस अलग अलग ऑर्बिट्स में पहुंच गए हैं एटम के। और अब क्या होगा, देखो मान लो यहां पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है तो वो यहां आ जाएगा, मे बी किस बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाए। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है कि यहां पहुंच जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पहुंच जाए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पहुंच जाए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पहुंच जाए। अब ये सब लाइंस जो यहां से यहां पहुंच, मतलब कि फर्स्ट लेवल पहुंच रही हैं, ये अपना एक कलर बनाएंगी। ऐसे ही हो सकता है कि जो यहां इलेक्ट्रॉन पड़े थे ये सारे के सारे फर्स्ट पे ना पहुंचे, वापस जो है सेकंड पे रुक जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि सभी पहुंचे लास्ट पर। ठीक है, चले लास्ट से थे, मे बी ये सेकंड, ये देखो ये वाला, तो सेकंड वाला भी यहीं पहुंच जाए, इस लेवल का भी यहीं पहुंच जाए, और ये लेवल भी यहीं पहुंच जाए। अब वो सब इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेकंड लेवल पे आके रुक गए, नीचे गए ही नहीं, ये अलग कलर बनाएंगे। फिर दोबारा हो सकता है कि अब ये थर्ड पे ही रुक जाएं, सभी के सभी कहीं से भी चले बट रुक कहां पर जाएं, थर्ड में, ये अलग बनाएंगे। ऐसे ही चले ऊपर से बट रुक जाएं फोर्थ लेवल पर, तो ये अलग बनाएंगे, और ये केवल एक ही लाइन बनेगी बस। ठीक इस तरीके से अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस हुए हैं। उसका रीजन क्या है कि एक सैंपल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, सबकी एनर्जी रैंडम वे में इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो भी रैंडम अलग अलग स्टेट्स पे आएंगे, उसकी वजह से अलग अलग कलर प्रोड्यूस हुआ। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहीं भी पहुंच गए, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ, सिक्स, सेवन, कुछ भी, जब वो फर्स्ट लेवल पर आए अलग कलर, अगर वो सेकंड लेवल पर आए तो अलग कलर, थर्ड लेवल पर आए तो अलग कलर। इसी तरीके से जिस लेवल पे रुक जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली कलर प्रोड्यूस होगा। वो कलर प्रोड्यूस क्यों होगा, अलग कलर क्यों प्रोड्यूस होगा, समझो। वो ऐसे देखो, ये ग्राउंड एनर्जी है, इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल। ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि चलो सपोज करो ये जीरो एनर्जी है, तो ये अगर 100 है तो ये 200 होगी, ये 300 मान लो, ये 400, ये 500, इस तरीके से हो गई। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, ठीक है, या फिर यहां से यहां आया, ये सब अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बनाएंगे, क्योंकि इन सब की एनर्जी जो है वो सिमिलर रहेगी। ये सब एक कलर बनाएंगे क्योंकि इनकी जो वापस आएंगे इन सब की वेवलेंथ एक जैसी होगी, इनकी वेवलेंथ अलग होगी, इनकी वेवलेंथ अलग। जितने भी पार्टिकल यहां से यहां आएंगे उनकी अलग वेवलेंथ, जो पार्टिकल यहां रुकेंगे उनकी अलग वेवलेंथ। तो जो अलग अलग लेवल पर ये आ रहे हैं तो इनकी वेवलेंथ भी अलग अलग है। अब क्योंकि इनके पास जब इसको ऊपर गए, नीचे किस फॉर्म में आएंगे, वेव की फॉर्म में। अगर वेवलेंथ अलग हो गई तो कलर भी अलग अलग होगा। दैट्स व्हाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अलग अलग लेवल पर जा रहे हैं, उन डिफरेंट लेवल से अलग डिफरेंट लेवल्स पर ही वापस आ रहे हैं। दैट्स व्हाई दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ्स एंड दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स। ठीक, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया होगा आपके पास। ये इस लाइन को, मींस नंबर ऑफ लाइंस को मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है कि किसी को कह सकता है कि इन ए सैंपल दैट व्हेन वी सप्लाइड द हीट और एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके पहुंच गया है 6th लेवल पर, 1 2 3 4 5 6। तो n इनिशियल इज 0, n फाइनल इज 6। इनिशियल 0 है देखो, ठीक, और ये क्या है 6। तो यहाँ इसको 1 ही दे दो, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल से 6th लेवल तक पहुंचा है। बताओ इसमें कितनी लाइंस बनेंगी। तो जरा ध्यान देना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर n इज इक्वल टू, मींस नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू n माइनस, ठीक है, n माइनस n इंटू n माइनस
1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ लाइन तो चलो ये हो गई, इसको आप n लिख लो नंबर ऑफ लाइंस को, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब n का मतलब क्या है कि कौन सा सबसे हाई लेवल गया है, सबसे हाई लेवल नंबर 6 है, तो लिखोगे 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो गया है 6 इंटू 5, 6 माइनस 1 5 डिवाइड बाई 2 30 डिवाइड बाई 2 15 लाइंस बनने चाहिए। काउंट कर लेते हैं, इतना हैवी के नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 4 9 and 3 12 to 14 and 1 15। ये रूल है नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करने का, n इंटू n माइनस 1। अब n क्या है, किस हाईएस्ट लेवल पर गया है। अगर मैं बात करूं, मैं 5th लेवल तक ही ले लूं, मतलब अब मैं इस लेवल को हटा दूं, अगर मैं n की वैल्यू 5th लूंगा तो क्या आएगा 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 इंटू 20 10 लाइन्स बनेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें फिर आपको 10 लाइन्स दिखाई देगा कि आप कहीं पे लोगे, केवल यहाँ से ही काउंट करोगे तो ठीक है। आप इसको चाहो तो ये इस तरीके से करोगे तो आपके पास 10 ही लाइन्स आएंगी, काउंट भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब इस तरीके से, अब इसमें देखो यहाँ पर ये तो उठेगा नहीं, ये लाइन तो होएगी ना, ठीक। तो आपके पास इस तरीके से ये एक नंबर ऑफ लाइन निकालने का तरीका हो जाता है। आप जरा ध्यान देना, इसमें ना थोड़े नाम भी दिए हैं साइंटिस्ट ने, क्योंकि ये जो लाइंस है ना अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। ये जो लाइन डिस्कवर की थी, ठीक है, ये लाइन डिस्कवर की थी लाइमन साइंटिस्ट ने, LYMAN, लाइमन। That's why this series is known as Lyman series। मींस इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जाएं, कहीं से वापस आए पर रुके अगर फर्स्ट लेवल पर, तो उस लाइन के सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। सेकंड सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, आई विल टेल यू हाउ बाय, इट इज नोन एज बाल्मर सीरीज, BALMER, बाल्मर सीरीज। थर्ड सीरीज, it was discovered by the scientist Paschen, 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 Lehman, Balmer, Paschen। This series was discovered by Brackett, BRACKETT bracket, and it was by Fund, although it will start by the word P से जो है स्टार्ट होगा, बट PFUND फंड बोलते हैं इसको। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइन डिस्कवर की थी, उनके नाम पर ये दिए हुए हैं। और इसमें बाल्मर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाल्मर जो है ये विजिबल रीजन से लिंक है, ये लाइन जो है ये विजिबल रीजन से लिंक होती है। तो मींस जो लाइन हमें दिखाई देती है उन सब में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से भी चले, रुकते कहाँ पर है, सेकंड लेवल पर ही है। ये आपकी बाल्मर सीरीज है, ठीक। और बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन से लिंक करती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी इसमें होता है। तो बाल्मर का मतलब विजिबल रीजन, जो हम देख सकते हैं। मैं पहले ही कहा था कि आपके पास जो कोई भी लाइट है वो हम उस लाइट की जो रेडिएशन है उसका बहुत स्मॉल पार्ट देख पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी रेडिएशन है, माइक्रोवेव, अल्ट्रावेव, ये वो, इनको हम एक्सरे भी, इनको हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे पास, थोड़ा आइडिया मिल गया हमें कि एटम में कलर क्यों, मतलब कि स्पेक्ट्रम में कलर क्यों दिखाई दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई लेवल पर जंप किए और जंप कर करके वापस आ गए। अब इसके अलावा देखो, अब यहाँ मैं आपके पास नोट्स दिए हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उन्हीं की एक दो न्यूमेरिकल करवा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा वो टिपिकल पढ़ेंगे आपको करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ, जरा ध्यान रखो, हम अब हर चीज को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दिया है, undergoes a transition from energy level n is equal to 4 to an energy level 2। अब उसने क्या कहा है, ये 1 2 3 4, ठीक। उसने क्या कहा है कि सेकंड, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस जब आया वो 4th लेवल से 2nd लेवल पर आया है।
फर्स्ट पे नहीं गया है, इसने कहा है। सेकंड का मतलब क्या हो गया आपकी, ये आ गई बाल्मर सीरीज। तो इसने क्या कहा है कि जो ये 4 से जंप कर करके सेकंड लेवल पे पहुंचा है, आप उसकी जो है आपको निकालनी क्या है, वेवलेंथ निकालनी क्या है, वेवलेंथ। अब देखो इसके लिए, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया होता है। फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार। अब ये न्यू बार क्या होता है, वेव नंबर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू बार, न्यू बार इज 1 अपॉन लैम्डा। ठीक, अब तो पहले हम न्यू बार निकाल लेते हैं। न्यू बार इज 109,677 या 109,677 इनटू 1 अपॉन n इनिशियल स्केयर माइनस 1 n फाइनल स्केयर। इन दोनों को ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो आपके पास ये पेज नंबर 19 पर दिया होगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर इनिशियल और फाइनल दोनों दिए हुए हैं। आप देखो, आप पहले, अब इसको आप चाहे पहले सिंपल कर लो, न्यू बार इज इक्वल टू 109,677। अब 1 अपॉन, आप जरा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, आपने करना कैसे है। देखो इसने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला है, 4 से पहुंचा कहाँ पर है, सेकंड पर। इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, सेकंड पर। हम इनिशियल लेवल लेंगे यहाँ पर सेकंड, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस कहाँ से जंप किया है, 4 से, तो लास्ट में कहाँ पहुंच गया था वो, 4th पर, तो यहाँ पर आपके पास 4 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप बाय एलसीएम कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी, टोटली मैथ का पोर्शन है। तो मैं देख लेता हूँ उसका कितना आंसर आएगा लास्ट में, फिर इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं। लास्ट में जो इसका आंसर आएगा, ये आएगा, एक मिनट, न्यू बार इज इक्वल टू 109,677, ओके, ये आपके पास आ जाएगा इनटू 63 इंटू ये 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक। अब ये क्या हो गया, तो इसका 4 आएगा, ये 16 आएगा, तो करोगे आंसर लास्ट में 3 आ जाएगा एलसीएम से। और उसके बाद न्यू बार क्या हो गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109,677 इंटू 3, ठीक। अब इसका मतलब लैम्डा निकालना है, लैम्डा को ऐसे निकाल सकते हैं, ये लैम्डा यहाँ, इसको नीचे कर दो, 109,677 इंटू 3। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर वेवलेंथ निकाल ली। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स सेकंड लेवल, जितने सेकंड लेवल, 4th लेवल से सेकंड लेवल पर जंप किए हैं, उनकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस हुई है, उनकी कितनी वेवलेंथ है, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 इंटू 1 अपॉन n इनिशियल, इनिशियल में जो नीचे वाला होता है लेवल, माइनस 1 अपॉन n फाइनल, फाइनल मींस जो लास्ट तक पहुंच गया, ठीक। अगर मान लो यही होता कि जंप करके पहुंच गया है 6th पर और 6 से आया है 3 पर, तो यहाँ पर आप 3 लेते और यहाँ पर 6, इस तरीके से करना था आपको इस क्वेश्चन को। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। इससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। अब हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि जब ये देखो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, वेव की फॉर्म में आएंगे, तो एनर्जी भी इमिट करेंगे। कभी भी जो रेडिएशन होती है वो क्या होती है, एनर्जी को रिलीज करती है। तो कितनी एनर्जी निकली वो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो जरा ध्यान दो, अगर आपको वेवलेंथ पता हो तो आप एनर्जी भी निकाल सकते हो सकता है कि वो एनर्जी ही पूछ ले कि जब वो 4th लेवल से सेकंड लेवल पर आया तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई। वेरी इजी, देखो एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू, कल हमने किया था प्लैंक्स थ्योरी में। अब E इज इक्वल टू h इंटू न्यू का मतलब क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। अब आपको लैम्डा मिल चुका था यहाँ पर। c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये सोल्व करके आप एनर्जी निकाल सकते हो। और इसका आगे यूज देखो आप, मान लो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, जरा सपोज करो 1 2 3 4 5 हमने निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी का इतना डिफरेंस है, तो पता चल जाएगा हमें कि यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उतनी ही एनर्जी निकलेगी जितनी यहाँ से यहाँ जाने के लगी हुई है। इससे हमें पता चल जाएगी कि एटम के अंदर जो अलग अलग एनर्जी लेवल है उनमें कितना डिफरेंस है।
ठीक है, ये चीज आगे हम वैसे कल इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी हेल्प से आपको मालूम चलेगा कि कैसे हम एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाए थे। ऑल्दो अभी हम उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर हैं जहां पर हमें ये पता करना है कि कैसे बोहर जो है अपने मॉडल तक पहुंचा। अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ये चीज स्पेक्ट्रम भी हेल्प करेगी। कल हमने क्या किया था, पहले उसके लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, जहां हमने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने क्या प्रूव किया। एक्चुअली उन्होंने प्रूव कर दिया कि रेडिएशन के अंदर पार्टिकल हैं। एक चीज तो ये प्रूव हो गई पहले में। सेकंड, आज क्या प्रूव हो गया, आज प्रूव ये हो गया है कि एटम के अंदर अलग अलग लेवल हैं, क्योंकि अगर अलग अलग लेवल ना होते तो अलग अलग कलर प्रोड्यूस ना होते, क्योंकि जब अलग अलग लेवल पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये स्पेक्ट्रम भी बना हुआ है। ठीक, अब जो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है इसे हम फिंगरप्रिंट भी बोल देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम। व्हाई इट इज नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम, देखो जैसे किन्हीं भी दो इंडिविजुअल पर्सन के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही एक एलिमेंट मींस लाइक हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं उन सबका एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बनेगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, पर्टिकुलर, कि यहाँ पर रेड कलर, यहाँ ब्लू कलर, एक लाइन का वो बनेगा और वो हर बार सेम बनेगा। ऐसे ही अलग अलग गैस के लिए स्पेक्ट्रम अलग अलग बनेगा। तो इसीलिए हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को किसी भी एटम का फिंगरप्रिंट बोलते हैं। व्हाई इट इज नोन एज फिंगरप्रिंट, बिकॉज डिफरेंट एटम्स विल मेक और डिफरेंट गैसेस विल मेक डिफरेंट स्पेक्ट्रम। नो टू गैसेस मेक कैन हैव द सेम स्पेक्ट्रम। दोस अलग अलग गैस का स्पेक्ट्रम कभी भी एक नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम। ओके, थैंक यू, एंड tomorrow in the next video we'll discuss the further concepts that leads to the development of the Bohr.